नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारा वीडियो पहुंच सके, हमारी बातें पहुंच सके और फिर उसी तरह से उनके विचार, उनके कमेंट्स, सहमति, असहमति, आपके विचार, आपके कमेंट्स, सहमति, असहमति या कुछ नया विचार, हमेशा उसका स्वागत है। कम्युनिस्टों की कलुष कथा का पटाक्षेप होगा। एकमात्र राज्य बचा है केरल। केरलम विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 9 अप्रैल, बस एक ही सप्ताह लगभग बाकी है। या आप वैसे तो कह सकते हैं कि 10 दिन, लेकिन 9-8 एक दिन पहले तो बंद ही हो जाता है चुनाव प्रचार। 24 घंटे पहले तो देखा जाए तो 7 तारीख के बाद तो ज़्यादा कुछ अभियान चलेगा नहीं। और इस दृष्टि से एकमात्र वही राज्य पश्चिम बंगाल जहां झंडा गड़ता था, कम्युनिस्टों का लाल झंडा। लाल झंडे जिन दुर्गों पर, जिन महलों पर, जिन किलों पर टंगे रहते थे आज़ादी के बाद कई राज्यों में, जहां उनका प्रभाव था, कहीं सत्ता में, खास करके पश्चिम बंगाल और केरल, और उसी तरह से पूर्वोत्तर भारत का त्रिपुरा, कुछ ऐसे क्षेत्र, बिहार में भी उसका प्रभाव था। कम्युनिस्ट पार्टी तो 57 में जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ जिसका प्रभाव हो रहा था, उस इंदौर के गढ़ में 57 में होमिदाजी जैसे संसद लोकसभा के चुनाव में जीत के आ गए थे। तो ऐसा नहीं कि वो भी एक राष्ट्रीय फलक पर उसका प्रभाव था। और उसके कई टुकड़े हुए, कम्युनिस्ट पार्टियों के टुकड़े हुए, टुकड़े, कोई इधर बिखरा, कोई उधर बिखरा, लेकिन फिर भी केरल सबसे बड़ा गढ़ बना रहा। दक्षिण भारत जहां साक्षरता दिखे, लेकिन कैसे उस राज्य को कलंकित किया गया केवल बांटने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, और वहीं से कई ऐसे भारत के विरोधी गतिविधियों को भी, यहाँ तक कि गुप्तचरी भी कहें, कि आप उसको वैज्ञानिक क्षेत्र में कहें, दूसरे क्षेत्रों में कहें, वहाँ कम्युनिस्टों ने चीन के पक्ष में, कभी कभी रूस के पक्ष में, मैंने तब सोवियत संघ होता था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा थे, लेकिन क्रांति के नाम पर मार्क्सवादी, लेनिनवादी, इसीलिए तो मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी अलग बन गया। कितने ही टुकड़े हुए हैं, फिर भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम पर, मैंने जितने ऐसे गठबंधन होते रहे, उसका क्या सूर्यास्त हो जाएगा। इस बार जितने, जैसे कह सकते हैं ओपिनियन पोल, जनमत, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं आमतौर पर ओपिनियन पोल कितना सही निकले अभी भी उसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तो मानना होगा कि भाई सत्ता में इतना रहने के बाद, लेकिन वहां यही समस्या है कि दूसरा विकल्प तो उसी के कॉपी या उसी पर डिपेंड रहने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। यूडीएफ, अब कहने को संयुक्त मोर्चा कहें, वो वाम मोर्चा कहें, कल भी हम इस पर चर्चा कर चुके। तो एक रेड कॉरिडोर का जहां अंत हुआ है तो जिले, उसी तरह से क्या केरलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा देखने को मिली 2 दिन पहले, और जो उनके लिए सड़कों पर दृश्य दिखाई दिए, आप कह सकते हैं कि कुछ इलाके में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा है। स्थानीय चुनावों में तिरुवनंतपुरम और ऐसे क्षेत्रों में उनका, जहां पर शशि थरूर जैसे नेता का प्रभाव रहा है, वहां भी स्थानीय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। लेकिन एक प्रतीक है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कितनी संगठित होकर के उतना ही चुनाव में उसका विकल्प बन सकेगी, ये मैं नहीं मान रहा हूँ। लेकिन हाँ, केरल ही एक, पश्चिम बंगाल में तो नाम ही नहीं है। पिछले चुनाव में तो एक भी सीट वो नहीं जीत सकी पश्चिम बंगाल में, जहां से सब कुछ झंडा गड़ता था उनका। क्रांति का बिगुल यदि कहे तो वो बंगाल को ही मानते रहे कम्युनिस्ट पार्टियां। और इस दृष्टि से उत्तर भारत के कुछ इलाके जो बंगाल से लगे, उसी को उन्होंने अपना सबसे बड़ा केंद्र बनाया। नक्सलियों को भी उन्हीं से निकले हुए लोग थे, कभी नक्सली हो जाते, कभी पार्टी में आ जाते। सिंपैथी तो उनकी होती थी, उनके मानव अधिकारों के नाम पर रक्षा तो उन्हीं करते, चाहे उनसे टूटे हुए हों। और ये भी सही है, उनके कई समर्पित लोग थे एक समय में, मजदूरों को इकट्ठा करने में, टेक्सटाइल्स मिल्स में, दूसरे कारखानों में उनकी आवाज बुलंद करने के लिए जो जमींदारी लोग थे, उनके खिलाफ, उनके
जनता का या मजदूरों का, कर्मचारियों का कई स्थानों पर प्रारंभिक दौर में जैसे हर पार्टी में बड़े समर्पित लोग थे, उसका फायदा मिला। MS नमूद्रीपाद कहिए, आप हरकिशन सिंह, सुरजीत कहिए, जो ऐसे बड़े पदों पर नहीं पहुंचे, जिन्होंने मुझे कहते सत्ता के हम प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। और वो देखिए 57 के आसपास श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस की कमान संभाले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब भी श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर, दबाव पर, एक तरह से कहा, सब इतिहास में लिखा हुआ है किताबों में, उनके दबाव पर कम्युनिस्टों की सरकार को भंग करा दिया गया था। एक बार तो वहां केंद्र ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की शिक्षा कर दिया था। बाद में चला नहीं, इसलिए कांग्रेस का गठबंधन या कम्युनिस्ट गठबंधन वहां लगातार, जैसे होता ना, इस बार पारी तुम्हारी, इस बार तुम, कहने को आर पार की लड़ाई है, लेकिन सही मायने में तुम भी जीतोगे तो मेरी जीत है, मैं जीता तो तुम्हारी जीत है। इस बार चूंकि उनके कई छोटे छोटे पार्टियां हैं जिनके बल पर, इसलिए तो मोर्चा कहते ना, चाहे LDF वाम मोर्चा कहिए, मैंने कहा ना कलुष कथा वाले कम्युनिस्ट कहिए, भ्रष्टाचार वाले, जैसे मैंने कहा भाई हो सकता है कि जैसे कांग्रेस में बहुत ईमानदार आदमी थे, ऐसे कुछ हो, लेकिन विजयन पर तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, वर्तमान मुख्यमंत्री पर, भ्रष्टाचार के। दिल्ली में हाथ मिलाकर उनके पैर छुएंगे, वहां जाकर के उनको जो है उनको गिराने के लिए उनके खिलाफ कीचड़ फेंकने का काम राहुल गांधी करते हैं। आप देखिए कितना विरोधाभास है। ममता बनर्जी दिल्ली में बात करते हैं और वहां जाकर उनके मुंह पर कीचड़ फेंकते हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी तो ये दुगला, जो कह सकते हैं ना, डबल चेहरा, मुखौटा, कहीं एक मुखौटा लगाया तो इधर और एक मुखौटा लगाया तो उधर, सत्ता के मुखौटे चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अब इनके सबके खेल लगभग, इसीलिए देखिए त्रिपुरा जैसे जगह पे जहां मुख्यमंत्री काफी ईमानदार माने जाते थे, लेकिन नीचे चूंकि पार्टी का और गड़बड़ियां आज वहां नहीं बचे हैं। पूर्वोत्तर में कम्युनिस्ट पार्टियां नाम के लिए दिक्का दुक्का जहां जहां होता है अपना बची हैं, बंगाल में खत्म हो रही हैं। और नेता कौन थे? दारा येचुरी बहुत पढ़े लिखे, JNU में बहुत समझदार, लेकिन कोई जनता से उनको कोई चुनाव तो नहीं जीत सकते थे। तो ये पार्टियां पहले दूसरों के कंधों पर सवारी करके मजदूरों के बल पर आगे बढ़ गई। बाहर विदेशी फंडिंग जहां भी, अब उसको रिकॉर्ड कहां पर है, क्या है, वो तो सब दुनिया जानती है कि KGB देती थी, सोवियत संघ देता था, या उनके नाम पर भारत के लोग देते थे, या कारखानों के मालिकों से वसूली करने वाली यूनियन भी हमने देखी है, जो करके सौदा करके मजदूरों की लाशों पर खेल करने वाले कम्युनिस्ट नेता भी देखे हैं। और इसलिए केरल के चुनाव का जो ओपिनियन पोल पहले दिखाई दे रहा है, इसलिए आज मैंने इसी पर ज़्यादा केंद्रित किया कि ये कलुष कथा, भारतीय राजनीति की एक कलुष कथा का ये अध्याय, चैप्टर बंद होने वाला है। क्या एक बड़ी क्रांति मैं इसको मानूंगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का असली दुश्मन कांग्रेस से अधिक वैचारिक दृष्टि से कहिए, आज़ादी के बाद से उस विचारधारा की लड़ाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बार बार कहते हैं कि हमें व्यक्तिगत या व्यक्तियों से लड़ाई नहीं है, हमें विचारों से लड़ाई है। और यही बात साबित हो रही है। कम्युनिस्टों का सफाया सब जगह होता जा रहा है, जो बंदूक लिए हुए उनका भी सफाया है, और जो लाल झंडा लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं उनको भी सफाया है। मैंने देखा है गुजरात में 70s में, आप समझिए 71 से पहले जो टेक्सटाइल्स मिल थे, उसमें यही कम्युनिस्टों के काले झंडे से दिक्कतें आती थी। टेक्सटाइल मिल कितने बंद हो गए बाद में, देश के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कारखानों को बंद करने का कलंक इन्हीं कम्युनिस्टों की यूनियंस को है। जिंदा रखने के बजाय, जैसे कहते हैं ना कि आदिवासियों का विकास करना है, जंगल को सुरक्षित रखना है, इसलिए वहां बंदूक की नोक पर कुछ विकास मत होने दीजिए, जो काम नक्सल करते, वही कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। समझे आप? तो उन्होंने क्या किया कि भाई मजदूरों के कंधे पर रख करके पूंजीपतियों के नाम पर जो कारखाने थे जिससे मजदूरी मिलती थी, वो मजदूर सड़क पे आ गए। 20-20 साल इंदौर के कारखाने वालों को, अभी कुछ समय पहले कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव ने कुछ उनको राहता पिछले समय कुछ साल पहले दिया है। ये स्थितियां हैं जो 10-10, 20-20 साल वो संघर्ष, मजदूर आ गए, कम्युनिस्ट नेता तो चले गए, भाग गए वहां से,
अहमदाबाद से भाग गए, कानपुर से भाग गए, बिहार से भाग गए। इक्का दुक्का जो बहुत ही समर्पित थे बेचारे, वो कभी डरे भी तो उनकी चलती कहाँ है सत्ता में। पार्टी में उनको साथ बहुत अपमानित होना पड़ता था। आप देखिए ना, आप जिनको कहते हैं कि सीताराम येचुरी के समय भी करात, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और वो क्या कर रहे थे, कहीं उन लोगों को पंचायत का चुनाव जिता सकते थे। कल झंडा लो, वैचारिक आधार पर उन्होंने मजदूरों और लोगों का, इस देश की जनता का बहुत नुकसान किया। आज ये स्थिति आई है जब इन सब का पराभव हो रहा है। और ये एक अभी बहुत पहले भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन और उसके बाद मैं अभी भी कहूँगा, फिर कांग्रेस जैसे दोनों गठबंधन टूट करके कोई सरकार बनाने की कोशिश करे। क्या ये भी तो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया गठबंधन, मुस्लिम लीग या ऐसी पार्टियों को छोड़ दे जहां कांग्रेस तो किसी से गले मिलने को तैयार है, उतना तो नहीं तैयार होगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चाहे जो कहते हैं भटके हुए कांग्रेसी, भटके हुए कम्युनिस्ट, भटके हुए कोई और, उनको कोई धर्म से उनका नहीं है। चर्च वाले भी बड़ा समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। बड़ी संख्या में यदि अल्पसंख्यकों के बल पर ही तो कम्युनिस्ट पार्टी और उनको करती है कि तो मुस्लिम में भी जो महिलाएं हैं, तलाक वाला मामला खत्म होने के बाद जो जागरूक केरल की महिलाएं तो नर्स है दुनिया के देशों में, सारे गल्फ कंट्रीज में वहाँ की नर्स, अभी भारत के नर्स तो दुनिया भर में काम कर रही हैं और उनका पैसा आता है केरल में। तो ऐसी महिलाएं जो जागरूक है, हो सकता है वो भी कुछ हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सफल बना दे। तो एक नया गठबंधन उभर करके भी आ सकता है केरल चुनाव के बाद। पुराने जो दो झंडे लिए खड़े रहते थे एक दूसरे से मिली भगत करके, और आज भी मिली भगत है, जबकि कहने को कहते नहीं तुम बीजेपी से मिले हुए हो। अरे भाई, विजयन के खिलाफ आरोप तो राहुल गांधी जितना लगाए उतना तो बीजेपी ने भी नहीं लगाए होंगे। नहीं तो यहां से उनका सीबीआई और ईडी करके गिरफ्तारी करा सकते थे ना। आप देखिए, यदि झारखंड में या दिल्ली की सरकार मुख्यमंत्रियों को हो सकती है गिरफ्तारी, तो विजयन की नहीं हो सकती थी क्या यदि केंद्र सरकार चाहती। लेकिन सरकार और ईडी एजेंसियां, सीबीआई तो किसी सबूत पर काम करती है, खाली राहुल गांधी के कहने से थोड़ी करती है। इस स्थिति में एक कलुष कथा का पटकथा जिसे कहते खत्म होने वाली है। पटकथा वैसे कहानी को कहते हैं, लेकिन पटाक्षेप यदि कहेंगे, उस पटकथा का पटाक्षेप हिंदी में है, जिसको कहते हैं क्लोजिंग। बंद होते ना पर्दे, तो पर्दा उठाओ कम्युनिस्टों का और पर्दा गिराओ, वो पर्दे से उस मंच से बाहर होंगे। भारतीय राजनीति से इक्का दुक्का बचे रहें तो वो तो दुनिया में बचे हुए हैं। एक्सट्रीमिस्ट यदि जो हिटलर को समर्थन करने वाले जर्मनी में होंगे, अमेरिका में भी एक्सट्रीम पार्टियां हो सकती हैं, वहाँ तो खालिस्तानी भी जाके बैठ जाते हैं, कनाडा में बैठ जाते हैं, ब्रिटेन में भी कुछ इस तरह के तत्व हो सकते हैं। लेकिन भारत में एक बड़े अध्याय का, जिसे कह सकते हैं कि पर्दा गिरने वाले की उम्मीद की जा रही है। ये उम्मीद तो कांग्रेस भी करती है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। तो देखिए, कम्युनिस्टों का सफाया हो सकता है, या अभी भी बाहरी ताकतें उसको जिंदा रखेगी, या कांग्रेस पार्टी उसको जिंदा रखेगी। एडिटर साहब हम विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।